Good morning, students. Students, as you know, we were doing the topic partnership, and the next topic in the partnership we are going to do, that is types of partner. Partners are generally divided into two parts. One is full-fledged partners are generally divided into two parts. One is full-fledged partner, second is not full-fledged partner. Now, first of all, I will clear you that what do you understand by full-fledged partner? A partner who are directly related with the firm or business, and they invest money and they have a purpose of sharing profit or loss in the business. They are called full-fledged partner. And secondly, the partners who do not have any full interest in the business firm, and but still they are associated with the firm, but are not exactly maybe not invest money in the business, and they do not aim at getting any share in profit or loss. सो ऐसे पार्टनर्स जो कि बिजनेस में पैसा भी ना लगाएं, ये भी हो सकता है कि उनका पर्पस बिजनेस से प्रॉफिट या शेयर करना ना हो, ऐसे पार्टनर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉट फुल फ्लेज पार्टनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू फुल फ्लेज पार्टनर्स के टाइप्स फर्दर कितने हैं. फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर वो होगा जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और वो बिजनेस में मनी भी इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट और लॉस में से शेयर भी लेगा. और इस पार्टनर की जो लायबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी? अनलिमिटेड. और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये फर्म का एजेंट माना जाएगा. सिंपली कि पार्टनर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डील्स done as an agent, they are also known as general और ordinary partner also. उसी की आप क्या बोलते हो? एक्टिव पार्टनर बोलते हो, जो एक्टिवली बिजनेस को चला रहा है, रन कर रहा है. सेकेंडली स्लीपिंग पार्टनर. देखो नाम से ही पता चल रहा है, द पार्टनर इज स्लीपिंग. स्लीपिंग मीन्स ही इज नॉट टेकिंग एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन रनिंग बिजनेस एंड बट इन्वेस्ट मनी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस. और उसकी लायबिलिटीज भी क्या होंगी? अनलिमिटेड. तो वो क्या होगा? आपका स्लीपिंग. थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट, देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पार्टनर जो सीक्रेट है. इसका मतलब पब्लिकली आउटसाइड लोगों को नहीं पता कि कोई ये पर्सन फर्म में पार्टनर है, और हालांकि उसने बिजनेस में मनी भी इन्वेस्ट किया है, वो प्रॉफिट लॉस में से शेयर भी करेगा और बिजनेस को मैनेज भी करेगा, बट उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही होंगी जो बाकी सभी पार्टनर्स की हैं. जस्ट ये होगा कि पब्लिकली किसी को पता नहीं होगा कि ये पर्सन भी बिजनेस में पार्टनर है. अननोन टू जनरल पब्लिक होगा ये. एंड नाउ नॉट फुल फ्लेज पार्टनर वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर कौन सा पार्टनर है? जो ना तो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है और ना ही प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, और बिजनेस को चलाने में इसका कोई हाथ नहीं होता, कोई रोल नहीं होता. एंड बट फर्म मेक्स देम पार्टनर टू गेन हिज पर्सनल गुडविल बेनिफिट. यानी कि उस पर्सन की सिर्फ एक गुडविल यानी कि रेपुटेशन का सोसाइटी में बेनिफिट लेने के लिए उसको एज ए पार्टनर बना देते हैं. उनका बिजनेस से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, और यही रीजन है कि उसको हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं, यानी कि सिर्फ नाम का पार्टनर होता है वो. सेकेंडली पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. होल्डिंग आउट पार्टनर वो होगा जो बिजनेस को होल्ड करेगा, चलाएगा और अपने आप को इस तरह से शो ऑफ करेगा कि वो बिजनेस का पार्टनर है. और लेकिन इससे ये ध्यान देने के लिए जरूरी है कि वो जो बिजनेस को कंडक्ट तो जरूर करेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल शेयर नहीं करेगा. बिकॉज ऑफ हिज सच कंडक्ट ही विल लायबल टू डिस्चार्ज द डेट ऑफ द बिजनेस आल्सो. अगर वो बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है, होल्ड आउट कर रहा है, वो प्रॉफिट लॉस अर्न नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी आउटसाइड से जो भी वो डीलिंग करेगा एज ए पार्टनर, तो उसकी जो लायबिलिटीज होंगी आउटसाइडर के लिए वो लायबल होगा. वो इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा कि वो ये बात
झूठ है कि वो पार्टनर है, उसके ट्रुथ से पब्लिक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो पार्टनर है या नहीं, क्योंकि पब्लिक ने तो उससे यही सोच के ही डील किया है कि वो बिजनेस का पार्टनर है। एंड थर्ड वन इज लिमिटेड पार्टनर। ये पार्टनर वो है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन कहाँ तक लिमिटेड होगी? जितना अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, कई बार फर्म को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाए तो उस केस में सिर्फ जितना पैसा उस पार्टनर ने बिजनेस में लगाया है वही हम उससे ले सकते हैं, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जैसा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में होता है कि वो पर्सनली और प्रोफेशनली लायबल है आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए। एंड फोर्थ वन इज माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर वो पार्टनर है जो लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1930 एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर को पार्टनर बनाने के लिए ये कंडीशन लगानी पड़ती है कि वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तब बनेगा अगर वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा, यानी कि जब कभी बिजनेस में लॉस हुआ ही विल नॉट गिव एनी शेयर ऑफ लॉस। इन दैट सिचुएशन ही मे पार्टनर, यानी कि उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी? लिमिटेड होंगी अगर वो पार्टनर बनता है जो कि माइनर है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली। ये पार्टनर जो है आप ये कह सकते हो माइनर पार्टनर से डिफरेंट हो सकता है। ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर लेगा, यानी कि लॉस बियर नहीं करेगा। ही हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी लाइक ऑल अदर पार्टनर्स। सच पार्टनर हैज नो राइट टू टेक पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्रॉफिट में ही उसको हिस्सा मिलेगा। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनर्स: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, and nominal partner by holding out, limited partner, minor partner. Now students, our next topic is minor as a partner. मैंने आपको अभी बताया कि minor refers to a person who is less than age of 18 years. According to law, he is not capable to be a partner because he cannot do a contract. He is not capable of a contract. He is not capable to do a legal contract. So according to Partnership Act, as you know, there is a partnership deed or agreement between partners, and in case of minor partner he is not capable to do that agreement, so a minor can't be a partner, but he can be made a partner in profit with the consent of all other partners. And minor cannot be partner but कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए फुल फ्लैज पार्टनर। माइनर को पार्टनर हम बना सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट में विद ऑल पार्टनर्स, बट ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए फुल फ्लैज पार्टनर। उसको फुल फ्लैज पार्टनर नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशन क्या होती है माइनर पार्टनर की। अगर जब तक वो माइनर ही है हमने उसको पार्टनर बना लिया, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि माइनर जब तक वो माइनर है उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें राइट्स की, माइनर पार्टनर के जो राइट्स होते हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। एक माइनर को प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेने का पूरा राइट है, बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड अगर फर्म में लॉस होगा देन ही विल नॉट गिव एनी शेयर इन दैट लॉस। एंड ही हैज़ फुल राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो कभी भी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी चेक कर सकता है और देख सकता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है और सारे सीक्रेट्स को जान सकता है। और इसके अलावा थर्ड राइट है इसका, अगर माइनर किसी भी प्रॉब्लम से फेस करता है, उसको लगता है कि उससे कुछ फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं या वो कभी भी अपना हिस्सा मांगना चाहता है फर्म से, तो वो कोर्ट में केस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, जितनी उसने मनी इन्वेस्ट किए उतने तक, जबकि बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब की लायबिलिटीज़ क्या है? अनलिमिटेड। सिर्फ माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड।
आफ्टर दैट बात करते हैं, अगर हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ देखो, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर ऑन अटेनिंग ऑफ मेजोरिटी, यानी कि अगर माइनर पार्टनर 18 ईयर्स का अब हो गया, उसके बाद भी वो फर्म में पार्टनर है, तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, यानी कि उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो इन दैट केस उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी वही होंगी जो बाकी पार्टनर्स की हैं, क्योंकि वो बाकी सारे पार्टनर्स क्या हैं, मेजर हैं, अब वो भी मेजर की कैटेगरी में आ गया, तो उसके सारे राइट्स वही होंगे जो एज ए मेजर पार्टनर्स के होते हैं। तो इस सिचुएशन में यानी कि उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसके प्रॉफिट लॉस दोनों शेयर करने पड़ेंगे, उसकी राइट्स सारे वही रहेंगे जो बाकी सभी पार्टनर्स के हैं। बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर करेगा, फर्म के अगेंस्ट या किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बट इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं कि वो बिजनेस में पार्टनर बना रहे, और ये भी हो सकता है कि वो पार्टनरशिप के चला जाए। अगर वो पार्टनर्स बना रहता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, और बिजनेस की किसी भी आउटसाइड लायबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल इक्वली है जितने बाकी पार्टनर्स हैं। अगर वो पार्टनर नहीं रहता आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, अगर वो फर्म को छोड़ देता है, देन हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी एज सेम एज द माइनर इन केस ऑफ ए पब्लिक टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जब तक आपने पब्लिक नोटिस में नहीं डाला कि वो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तब तक उसकी लायबिलिटीज और एज ए माइनर पार्टनर के ही रहेंगे, क्योंकि आफ्टर मेजोरिटी वो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा उसकी लायबिलिटीज भी लिमिटेड ही रहेंगी, और जनरल लायबिलिटीज जो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट फर्म की हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि अब वो फर्म में पार्टनर रहा ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए माइनर पार्टनर व्हेन ही रिमेन्स पार्टनर और व्हेन ही नॉट। Now students, we are going to do our next concept, that is partnership deed. पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है, जनरली हम इसको बोल देते हैं एग्रीमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा कि किन कंडीशंस पे पार्टनर एग्रीमेंट जिसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा कि किन कंडीशंस पे पार्टनरशिप फॉर्म हुई है। और ये नॉर्मली जो एग्रीमेंट होगा ये रिटर्न ही होगा, ताकि बाद में किसी भी बात को लेके कोई डिस्प्यूट्स ना हो। रिटर्न एग्रीमेंट एक रिटर्न प्रूफ हो जाएगा, इसलिए पार्टनरशिप डीड नॉर्मली जो है राइट आती है। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स में जो डीड हुई है, एग्रीमेंट हुआ, वो रिटर्न ना हो, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। बट उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है डिस्प्यूट्स की। फ्यूचर में जो भी हमने प्लान पहले बनाए थे वो चेंज भी हो सकते हैं अगर हमारे पास रिटर्न ना हो तो रिटर्न प्रूफ होना ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप आर गिवन, एंड जनरली इस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है वो है इसके कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, कि फर्म का नाम क्या है, किस नाम से है, और सेकेंडली एड्रेस फर्म का लोकेशन कहाँ है, जहाँ अब देखो यहाँ पे अगर हम नाम की बात करें कि फर्म का जो किसी एग्जिस्टिंग फर्म से मिलता जुलता ना हो, ताकि कोई जनरल पब्लिक कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी कंपनी है। सेकेंडली एड्रेस इज मेंशन, एड्रेस यहाँ पे वो लोकेशन का होगा जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का ऑफिस है, जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फर्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो अलग हो, यानी कि डिफरेंट हो, ऑलरेडी किसी कंपनी से मिलता जुलता ना हो। जैसे मैं ये कहूँ, कोई भी कुछ नाम ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं, अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, पार्लियामेंट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसको गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देती किसी को अपनी फर्म के नाम के आगे ये वर्ड्स लगाने की। एंड सेकंड पॉइंट इज नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। फर्म में पर्सन पार्टनर्स हैं, उनके फुल नेम एंड विद एड्रेस, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, ये लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट,
ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप फर्म पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए स्टार्ट की गई है तो उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा वो हमें पहले से उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस। अगर पार्टनरशिप फर्म जो है किसी एक पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए हो सकती है, कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हो सकती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो लोकल लेवल पे करना है, नेशनल लेवल पे करना है या इंटरनेशनल लेवल पे करना है, उसका स्कोप कितना होगा। फिफ्थ वन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। कंट्रीब्यूशन यानी कि मनी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द बिजनेस, किस किस पार्टनर ने कितना मनी इन्वेस्ट किया है ये भी उस एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, बिजनेस में पार्टनर्स ने डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड कैसे करना है, किस रेशियो में किया जाएगा, कितना % प्रॉफिट कौन लेगा, ये पहले से डिसाइड किया जाता है ताकि बाद में किसी भी बात को लेके डिस्प्यूट्स ना हो। हाँ, इन केस अगर उनमें रेशियो पहले से डिसाइड नहीं हुई तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स। सेवंथ इज कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस को रन करने में हेल्प ना करें, हो सकता है कुछ ने सिर्फ मनी इन्वेस्ट किया और बाकी ने मनी तो इन्वेस्ट किया साथ में वो टाइम भी लगा रहे हैं, तो इसके लिए हो सकता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा कमी दी जाएगी जो पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ सैलरी या कमीशन दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी ये एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा और किस पार्टनर को दी जाएगी। 8th पॉइंट इज लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लेना है या को लोन लेना है फर्म से, तो उस केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी उन लोन्स की, वो आपको पहले से मेंशन करना पड़ता है एग्रीमेंट में। आफ्टर दैट ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होती हैं, ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ मनी भी विड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लाइक हो सकता है प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया वो भी ले सकते हैं, गुड्स भी ले सकते हैं। तो अब क्या ऐसा करना पॉसिबल है, पार्टनर्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ कर सकते, मेंशन करना पड़ेगा एग्रीमेंट में। अगर कर सकते हैं तो उस स्पेस में पार्टनर से किस रेट पे इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। 10th पॉइंट इज ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। अगर उस केस में फाइनल अकाउंट की जो बुक्स का ऑडिट होगा, ऑडिटर कौन होगा, ऑडिटर के साथ भी हमें एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा पहले से ही। इसके अलावा राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। हर एक पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, पार्टनर्स है क्या ड्यूटीज हैं, पार्टनरशिप डीड में पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। एंड 12th इज एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन मीन्स कोई नया पार्टनर अगर फर्म में ज्वाइन करना चाहता है तो, या इन केस कोई पुराना पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है तो उस केस में क्या रूल्स एंड है, तो उसका हिस्सा कैसे देना है ये पहले से मेंशन करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वो अमाउंट होती है जो फर्म की रेपुटेशन को शो करती है, तो उसको वैल्यूएशन करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं। ये मेथड्स आप +2 के अकाउंट्स की बुक्स में पढ़ोगे कि वो मेथड्स क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, वो मेथड आपको मेंशन करना पड़ता है एग्रीमेंट में। 14th पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समटाइम्स सिचुएशंस कई बार ऐसी आ जाती हैं कि फर्म को बंद करना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, हर चीज़ लायबिलिटीज़ कैसे पे की जाएंगी, सभी पार्टनर्स को सेटल कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ता है कि अगर डिसोल्यूशन होगी तो क्या होगा। डिसोल्यूशन मीन्स पार्टनरशिप फर्म का बंद होना। 15th पॉइंट एंड हिज सक्सेशन। इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका हिस्सा किसको दिया जाएगा या उसका कौन सा उत्तराधिकारी, सक्सेशन मीन्स उसका उत्तराधिकारी कौन होगा जो उसका हिस्सा लेगा, और उसका हिस्सा उसके सक्सेसर को दिया जाना चाहिए या उसके सक्सेसर को ही एज ए पार्टनर हम एडमिट कर लें। तो ये सारी सिचुएशंस हमें पहले से ही
मेंशन करनी पड़ती हैं एग्रीमेंट में। इसके अलावा वोलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, अगर पार्टनरशिप में कभी कोई पार्टनर रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेने हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। आफ्टर दैट आर्बिट्रेशन क्लोज, पार्टनरशिप डीड जो है ये कह रहा है कि मस्ट स्पेशली स्टेट इट दैट कि फ्यूचर में अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहाँ पर आर्बिट्रेशन या नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये आर्बिट्रेशन क्लोज क्या होता है, इफ इट इज एग्रीड टू डू सो देन डीड नीड्स टू स्पेसिफाई हाउ आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड एंड व्हाट विल बी द राइट्स। यानी कि अगर ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन क्लोज लगानी पड़ती है तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि आर्बिट्रेटर कौन होगा और वो इसकी वैल्यूएशन कैसे करेगा और उसके राइट्स क्या होंगे। सो these are the contents and terms and conditions which to be mentioned in partnership agreement. So these are 17 points related to partnership agreement which are given in that document. And why these terms and conditions are mentioned in agreement? Because partners do not want that there should be any disturbance or disputes or misunderstanding in business. So now our topic is complete.